वेलकम बैक रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं ब्रेन फ्रीज। तो इस मूवी की शुरुआत में एक सिटी के पास वाले पिकॉक आइलैंड को दिखाते हैं, जहां काफी मोर होते हैं। सिटी से उस आइलैंड तक जाने के लिए लोग सिर्फ एक ही पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक दिन उस आइलैंड के गोल्फ ग्राउंड पर आधी रात में कुछ वर्कर्स आर्टिफिशियली तैयार किए हुए एक खाद को वहां पर डालते हैं। फिर उस कंपनी का ओनर उनसे कहता है कि इस खाद को सही मात्रा में स्प्रे करना, एक पॉइंट भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह वो उनको शक्ति से कह रहा होता है और फिर वे रातों रात उस खाद को पूरे ग्राउंड में किसी को पता चले बिना ही स्प्रे कर देते हैं। और फिर यहाँ पर मूवी का टाइटल डालकर मूवी शुरू होती है। उस आइलैंड पर ठंड का मौसम शुरू हो जाता है और वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। अब पहले के सीन में ही हमारे हीरो एंड्रे को दिखाया जाता है, जो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। एंड्रे हमेशा मोबाइल देखते रहने में बहुत ही बिजी रहता है। अब एक दिन वो स्कूल के बाद घर जाने के लिए तैयार खड़ा रहता है, तभी उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की उससे कुछ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो हेडफोन्स लगाकर मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा होता है, इसलिए वो उस लड़की की बातों पर ध्यान नहीं देता। और फिर इसके आसपास क्या चल रहा है और कौन क्या बात कर रहा है, इन सब में ध्यान दिए बिना वो लगातार मोबाइल में बिजी रहता है। फिर वो लड़की सोचती है कि ये इस तरह मोबाइल से एडिक्ट कैसे हो गया, और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं डैन को, जो उस आइलैंड पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। वो उसकी नौकरी खत्म करके घर लौट रहा होता है, तभी वो रेडियो पर उसके फेवरेट आरजे के प्रोग्राम को सुनते हुए कार चला रहा होता है। उस प्रोग्राम में आरजे कह रहा होता है कि ठंड का मौसम शुरू होने से वहाँ के सारे रास्ते बर्फ के गिरने से ब्लॉक हो गए हैं। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और इस विंटर में ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन लगता है पास वाले पिकॉक आइलैंड के गोल्फ ग्राउंड में कभी हॉलीडेज नहीं आते। ये कहते समय एंड्रे सामने से आने वाली कार को ध्यान दिए बगैर अपने मोबाइल में देखते हुए बेपरवाही से साइकिल चला रहा होता है। तब डैन अचानक ब्रेक मारकर उसकी गाड़ी रोक लेता है। फिर वो शांति से एंड्रे के पास अपनी कार चलाते हुए उससे कहता है, इस तरह मोबाइल में देखकर साइकिल मत चलाना, क्योंकि इससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। और उसी समय रोड पर रेड सिग्नल आ जाता है। फिर डैन अपनी कार को स्टॉप कर देता है, लेकिन एंड्रे सिग्नल को ध्यान दिए बगैर तेजी से साइकिल चलाकर जा रहा होता है। और डैन को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है कि ये इस तरह लापरवाही कैसे दिखा सकता है। फिर एंड्रे अपने घर जाते ही हमेशा की तरह फ्रिज से चिप्स निकालता है और एक कोको कोला लेकर अपने कमरे में जाता है। एंड्रे को एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम एनी है। उसकी माँ जॉसी एक वर्किंग वुमेन है और उसने एनी को संभालने के लिए एक बेबी सिटर जिसका नाम कैमिलिया है उसको काम पर रखा होता है। कैमिलिया एनी के साथ खेल रही होती है और उस समय एंड्रे उस कमरे को क्रॉस करते हुए जाता है। तब उसको देखकर कैमिलिया उससे बातें करती है और एंड्रे जवाब में उससे सिर्फ हाई कहकर अपने कमरे में चला जाता है। और फिर अपने कपड़े तक बदले बिना वो चेयर में बैठकर चिप्स खाते हुए मोबाइल में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद कैमिली उसके कमरे में आती है, तब वो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। वो उसे कहती है कि अब बहुत समय हो चुका है, लेकिन तुम्हारी माँ अब तक नहीं आई है, इसलिए मैं अब निकल रही हूँ और कुछ देर तक तुम एनी को संभाल लो। तब एंड्रे बड़े परेशान होकर कहता है कि क्या मैं एनी को कैसे संभालूंगा, मुझसे ये सब नहीं होगा, आप प्लीज यहाँ पर कुछ और देर रह लीजिए, तब तक मम्मी आई जाएगी। तब कैमिलिया कहती है कि मैंने अभी उसको सुला दिया है और वो गहरी नींद में है, तुम्हारी माँ आने तक उसका तुम ख्याल रखो। सिर्फ अगर वो जाग जाती है तो फ्रिज में से दूध निकाल कर उसको दे देना। और फिर आगे वो कहती है कि मेरे लिए मेरे घर में सभी वेट कर रहे होंगे, तो मैं चली जाती हूँ। इससे एंड्रे परेशान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि चलो अभी तो एनी सो ही रही है, तो मोबाइल में देखना शुरू करता हूँ। और फिर मोबाइल में लग जाता है। यहाँ डैन अपनी कंपनी की कार को ऑफिस में ले जाकर रोक देता है और उसमें से अपना रेडियो, मोबाइल और एक कार्टून बॉक्स ये सब लेकर अपनी कार में रख देता है और अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर लौट जाता है। और वहां से निकलते समय वो अपनी बेटी पैट्रिशिया को फोन लगाता है, जो उसी आइलैंड में एक गोल्फ ग्राउंड में काम कर रही होती है। वो उसे कहता है, तुम तैयार रहो, मैं तुमको पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। वो कहती है, मुझे आज लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, इसलिए आप घर चले जाइए। और डैन भी ओके कहकर उस आइलैंड के ब्रिज से होकर अपने घर लौट जाता है। फिर डैन कुछ अजीब काम करके अपना समय बिताता है। वो लकड़ी को तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है और पत्थरों को घसीटकर आदिवासियों की तरह उसमें से आग निकालने की कोशिश करता है। और उस दिन भी वो यही करता है, लेकिन उससे अचानक इतनी आग लग जाती है कि उसका चेहरा उससे काला पड़ जाता है। और उसी समय कोई डोर नॉक करता है और वो उठकर देखता है, तब पैट्रिशिया काम खत्म करके घर आई होती है। फिर उसी समय यहाँ एंड्रे के घर में एनी जागकर रोने लगती है, लेकिन एंड्रे को कुछ समझ में नहीं आता कि इसको चुप कैसे कराऊं। वो उसे कुछ बातें करता है, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं करती। फिर एंड्रे को कैमिलिया की बात याद आती है कि उसको दूध देना था। फिर वो उसको दूध लाकर देता है, लेकिन फिर भी वो रोना बंद नहीं करती। वो अपना मोबाइल उसको दिखाता है, लेकिन वो लगातार रोती रहती है। अब एंड्रे परेशान होने लगता है कि क्या करूं। फिर एन वक्त पर जॉसी घर आई जाती है। तब एंड्रे उससे कहता है कि एनी बहुत देर से सो रही है और आप इतनी मेहनत करके काम क्यों कर रही हो, आप इसे यहाँ पर रखकर क्यों नहीं संभाल लेती। अब क्योंकि एंड्रे के पापा नहीं है, इसलिए जॉसी इस तरह काम करके अपना घर परिवार चलाती है। फिर ये बातें वो एंड्रे से कहकर उसको समझाने की कोशिश करती है और एंड्रे को जवाब दिए बिना देखता रहता है। अब अगले दिन सुबह फिर डैन और पैट्रिशिया अपने काम के लिए निकलते हैं। तब उस पुल पर पुलिस चेकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर वेट करते समय डैन पैट्रिशिया से कहता है कि तुम्हारा इस तरह देर रात तक काम करना ठीक नहीं है।
अब ये कहते समय उनके सामने कैमरा रुकी होती है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है। ये कहकर पुलिस उसको वापस जाने को कहती है। फिर वो भी गुस्से में अपने घर चली जाती है। फिर चेकिंग होने पर डैन कार चलाने लगता है और ड्राइव करते समय वो पैट्रिशिया से कहता है कि इस ठंड के मौसम में भी वो गोल्फ ग्राउंड को बंद क्यों नहीं कर देते और उसको चला कैसे रहे हो। वो अगर छुट्टी दे देंगे तो तुम जरा आराम कर सकती हो। ये कहते समय सामने एक सुंदर मोर आकर अपना पंख फैलाकर वहाँ खड़ा होता है और उसको देखकर वो अचानक ब्रेक मारकर गाड़ी स्टॉप करता है। फिर उस मोर के उड़ जाने के बाद वो गाड़ी चलाने लगता है। वो पैट्रिशिया को गोल्फ ग्राउंड में छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकलता है। फिर वो रास्ते में उस गोल्फ ग्राउंड को देखकर बड़ा ही सरप्राइज होता है और सोचता है कि सिर्फ वो गोल्फ ग्राउंड ही बर्फ से ढके बिना इस तरह हरा भरा कैसे हो सकता है। फिर वो हमेशा की तरह रेडियो में अपने फेवरेट आरजे का प्रोग्राम सुनते हुए गाड़ी चलाता है। अब यहाँ एंड्रे के घर में जॉर्जी ऑफिस के लिए रेडी होती है और वो एनी को लेकर सोए हुए एंड्रे को उठाती है और उसे कहती है कि कैमली अब तक नहीं आई है तो तब तक तुम इसका ख्याल रखो। फिर वो ऑफिस चले जाती है। फिर एंड्रे रेडी होकर अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और फिर वो अपनी मम्मी को कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठाती और एंड्रे उसको एक वॉइस मैसेज भेजता है कि मैं स्कूल के लिए तैयार हो चुका हूँ, इसलिए अब तक कैमली यहाँ पर नहीं आई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्कूल जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इसलिए आप प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाइए। लेकिन बहुत देर से जवाब न आने पर वो सोचता है कि चलो स्कूल क्या जाना और वो ड्रेस चेंज करके सोफे पर बैठ जाता है और फिर वही मोबाइल में लग जाता है। तब एनी उस बड़े टीवी को खींचकर खेल रही होती है। फिर एंड्रे अचानक से उठकर टीवी को पकड़कर उसको गिरने से बचा लेता है। तभी एनी के पास से बदबू आती है और एंड्रे को पता लगता है कि उसने किया क्या है। फिर वो वीडियोस में देखकर उसके डायपर चेंज करने लगता है। अब यहाँ गोल्फ ग्राउंड में एक अमीर अंकल और आंटी सिटी से आते हैं जिनका नाम मार्शल और मॉड है। वे वहां आकर ये सोचकर सरप्राइज होते हैं कि ये गोल्फ ग्राउंड में बर्फ गिरे बिना इतना हरा भरा कैसा है ये। फिर वे गोल्फ खेलने जाते हैं। तब वहां पर पैट्रिशिया हेल्प के लिए रुकी होती है। फिर डैन लंच करते समय उसको कॉल करता है, लेकिन उसी समय मार्शल पैट्रिशिया से गोल्फ बैट लाकर देने को कहता है, इसलिए वो फोन काटकर उसको बैट देती है। तब डैन उससे बात न हो पाने पर बड़ा परेशान हो जाता है। अब यहाँ जब मार्शल गोल्फ बैट को सही तरीके से मारता है तब दिखाते हैं कि उस ग्राउंड में होने वाला वायरस अंडरग्राउंड पानी में मिल जाता है और उसी पीने के पानी को एक सैलून शॉप में पी रहे होते हैं। उस शॉप में एक इंसान हेयर कट करा रहा होता है। तभी उसकी वाइफ को कॉल आता है और फिर वो फोन पर बातें करते हुए उस शॉप में उस पानी को पीने लगता है। फिर वो घर जाने से पहले कुछ शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाता है। तभी वहाँ की सभी चीजों में पानी छिड़क रहे होते हैं और उन चीजों को कई लोग खरीद कर लेके जाते हैं। इस तरह से ये दिखाया जाता है कि उस पूरे टाउन में वो वायरस फैल रहा है। तब उस इंसान को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह संभल कर घर पहुंच जाता है। फिर वो अपने घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ को बुलाता है, लेकिन उसकी वाइफ बाथरूम में नहा रही होती है। वो कहती है थोड़ी देर रुक जाओ, मैं नहा कर आती हूँ। तब वो अपने चेहरे को आईने में देखता है तो उसकी आंखें और दांत बिल्कुल हरे रंग में बदल गए होते हैं। फिर अचानक वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर भागते हुए ऊपर जाता है और बाथरूम में जाकर अपनी वाइफ की गर्दन पर काट डालता है। उसके कुछ देर बाद ही उसकी वाइफ भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उसकी आंखें भी हरे रंग की तरह हो जाती है। फिर दोनों पानी में बैठकर सूरज की रोशनी को देखते हुए फ्रीज होकर बैठे रहते हैं। फिर अगले सीन में पैट्रिशिया मार्शल और मॉड को ओनर माइकल के घर में छोड़कर वो ग्राउंड पर लौट आती है। अब वहाँ माइकल, मार्शल और मॉड तीनों रुके होते हैं। तब अंदर से एक आदमी भागते हुए बाहर जाने लगता है और जाते जाते उनसे कहता है कि अंदर मत जाना, वहाँ पर खतरा है। और उसके पीछे और भी कई लोग दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगते हैं, लेकिन इनकी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वहाँ हो क्या रहा है। तब मार्शल का कुत्ता उनको देखकर भौंकने लगता है और मॉड उसको बुलाती है। फिर वो तेजी से भागकर आता है और सीधे आकर मॉड की गर्दन को जोर से काट डालता है। फिर माइकल उस कुत्ते को खींचकर दूर फेंकता है और तब जो लोग उस शहर से बाहर गए थे वही लोग ज़ॉम्बी में बदलकर उनकी तरफ भागकर आने लगते हैं। अब ये देखकर माइकल और मार्शल उस घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन उनका कुत्ता भी उनके साथ अंदर आ जाता है और वो मार्शल के पैर को लगातार काटता रहता है। तब मार्शल उसको धकेलकर एक शीशे के कमरे में बंद कर देता है, लेकिन वो तब भी जोर से भौंक रहा होता है। फिर वो दोनों उस दरवाजे के पास खड़े होकर ये सब होने की वजह क्या है इस बारे में सोचने लगते हैं। तब मार्शल भी धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदलकर माइकल की तरफ मुड़कर देखता है और माइकल भागकर किचन में छिप जाता है। उस समय यहाँ पर दिखाते हैं तो डैन को एक बूढ़ी महिला इमरजेंसी कहकर कॉल करती है और डैन भी तुरंत उसी स्पॉट पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ वो बूढ़ी महिला अपने घर के बाहर बैठकर कॉफी पी रही होती है। वो डैन को देखते ही उससे कहती है कि सामने वाले घर से हमेशा लड़ाई करने की आवाज आती है, लेकिन आज वहाँ से कुछ अजीब आवाजें आ रही है और इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। तब डैन उससे कहता है कि आप घबराइए नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहकर वो उस घर की कॉलिंग बेल बजाता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से कॉलिंग बेल बजाता है। तब अंदर से कोई दो लोग ज़ॉम्बी में बदलकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं और उनको देखकर तो डैन की हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है कि हुआ क्या है। फिर वो उस बूढ़ी महिला को देखता है और वो भी अचानक एक ज़ॉम्बी में बदलकर डैन का पीछा करने लगती है। फिर वो किसी तरह से भाग भागकर अंत में अपनी कार में बैठ ही जाता है, लेकिन फिर भी वो लेडी उसे शीशे में से काटने की कोशिश करती है। तब डैन सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से सभी लोग अफेक्ट हो रहे हैं और मुझे पैट्रिशिया को इस बारे में बताकर उसको सतर्क रहने के लिए कहना होगा। ये सोचकर उसको कॉल करता है, लेकिन पैट्रिशिया कुछ ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रही होती है
और इसलिए वो फोन देकर उसे अपने जर्किन में रख लेती है और भागकर वो एक गैरेज में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर कई ज़ॉम्बीज आकर डैन की गाड़ी को घेर लेते हैं और अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। ये सोचकर वो उस कार को अपने ऑफिस में छोड़कर अपनी कार निकालता है और पैट्रिशा को लेने के लिए वहाँ निकल जाता है। यहाँ जॉजी एंड्रिया की भेजी हुई वॉइस मैसेज को सुनकर ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ जाती है। फिर वो एनी को संभालने लगती है। कुछ देर बाद जॉजी वर्कआउट कर रही होती है, तभी एनी कुछ चीजों को काटने लगती है और उसी समय जॉजी एंड्रिया को फ्रिज में से कोका कोला कैन निकालते हुए देखती है और वर्कआउट करते समय वो एंड्रे से कहती है कि एनी को दूध पिला दो। फिर एंड्रे पाइप से पानी भरने जाता है, तभी जॉजी उसे कहती है कि पाइप का पानी मत यूज करो, बोतल का पानी यूज कर लो। फिर एंड्रे भी फ्रिज से बोतल निकालकर उसको मिक्स कर देता है और दूध दे देता है। फिर जॉजी की एक्सरसाइज करने के बाद वो एनी को उठाकर जब रूम में जाती है, तब उसे हल्का सा चक्कर आने लगता है। वो उसको किसी तरह से संभाल कर अंदर चली जाती है और अब रात को एंड्रे छुपके से आकर कोका कोला टीन को निकालने के लिए फ्रिज खोलता है और उसकी आवाज को सुनकर सोफे में लेटी हुई जॉजी अचानक उठकर सामने आ जाती है और बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है। अब एंड्री उन्हें क्या हुआ है ये सोचते हुए टीन को खोलता है और उस आवाज से वो अचानक पीछे मुड़कर देखती है। तब पता चलता है कि जॉजी भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, लेकिन एंड्री को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर जॉजी एंड्री का पीछा करने लगती है, लेकिन एंड्री को लगता है कि वो उसकी कोक बोतल मांग रही है और कहता है कि आप दूसरी बोतल ले लो ना। लेकिन जब वो कोई अजीब आवाज निकालकर उसके पीछे भागने लगती है, तब भी एंड्री को कुछ समझ नहीं आता और वो भी भागकर घर के बाहर चला जाता है, लेकिन वो उसका पीछा कर ही रही होती है। तब एंड्री जब रोड क्रॉस कर रहा होता है तो सामने से डैन की कार आती है और डैन उसको कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, लगता है कोई वायरस फैल गया है, इसलिए तुम चुपचाप घर के अंदर जा लो और वहाँ पर बंद हो जाओ। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर दूर से कुछ ज़ॉम्बीज एंड्री की तरफ भाग कर आते हैं और उनको देखकर एंड्री जल्दी जल्दी में जॉजी के पैरों को खींचकर उसे घर के अंदर लेके जाता है। तब वो ज़ॉम्बीज उसके करीब आ जाते हैं और बड़ी मेहनत से वो जॉजी को अंदर लेके जाता है और वो उसके मोबाइल को ढूंढने लगता है। मोबाइल उसके पॉकेट में नहीं होता और वो मुड़कर देखता है तो गेट के पास गिरा होता है। फिर वो भागकर उसको लेने जाता है, तब ज़ॉम्बीज उसके बहुत ही करीब आगे होते हैं। वो जल्दी से मोबाइल उठाकर दरवाजा बंद कर देता है और ज़ॉम्बीज लगातार दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। फिर एंड्री घर के दूसरी साइड के दरवाजे भी बंद कर देता है और अपने मोबाइल से वो इमरजेंसी नंबर डायल करने लगता है। फिर उसे एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। उसमें कहा जाता है कि पिकॉक आइलैंड को क्वारंटाइन कर दिया गया है और सभी लोगों को अपने घरों में दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना है, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। फिर वो कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखने लगता है, तब उसको एनी की रोने की आवाज आती है। वो उसे देखने के लिए अंदर जाता है, तब जॉजी एनी को पकड़कर काटने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो घबराकर जॉजी को खींचते हुए बाथरूम में लेके जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि एनी की आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एंड्री जल्दी से एक टैडी को लेकर एनी के झूले पर रख देता है और आवाज बंद कर देता है। फिर आवाज बंद होते ही ज़ॉम्बीज भी शांत हो जाते हैं। अब एंड्री फर्स्ट फ्लोर पर खड़े होकर उस आइलैंड को देख रहा होता है। तब वहाँ पर कुछ जेट्स आकर उस आइलैंड के एक पावर स्टेशन पर बॉम्ब डालकर ब्लास्ट करा देते हैं और तब पूरे आइलैंड में पावर कट हो जाती है। फिर यहाँ डैन को पैट्रिशा से कॉल आता है। वो कहती है कि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और मैं उनसे बचकर अंदर छिपकर बैठी हुई हूँ, मुझको बहुत ही डर लग रहा है। तब डैन कहता है तुम घबराओ मत, मैं किसी तरह वहाँ आकर तुमको बचा लूंगा। फिर वो गोल्फ ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। तब वहाँ गेट के पास दो ज़ॉम्बीज रुके होते हैं और डैन कार से उतरकर उनसे लड़ने लगता है और उस लड़ाई में एक ज़ॉम्बी का पैर कटकर नीचे गिर जाता है। फिर किसी तरह से उससे बचकर वो क्लब में चला जाता है और वहाँ पैट्रिशा छिपकर रुकी होती है। अगले दिन सुबह एंड्री अपने मोबाइल से रोड पर खड़े लोगों को जूम करके देखता है। वहाँ रोड पर काफी जगहों पर ज़ॉम्बीज चल रहे होते हैं और वे सब आराम से चल रहे होते हैं बिना किसी परवाह के। अब इससे एंड्री समझ लेता है कि जब तक कोई आवाज नहीं आती तब तक वे शांति रहते हैं। फिर पावर कट के कारण वो मोबाइल में न्यूज देखने लगता है, लेकिन जब तक वो न्यूज चलाने वाला होता है बैटरी खत्म हो जाती है। फिर वो एनी को कुछ चीजों को मुंह में डालते हुए देखता है और सोचता है कि उसको भूख लगी होगी। फिर वो उसको दूध लाकर देता है। अब वो जॉजी को देखने के लिए बाथरूम में जाता है, तभी इसके पीछे एनी भी वहाँ जाती है। जॉजी वहाँ शॉवर के नीचे बैठी होती है और उस पानी के गिरने से उसका चेहरा बिल्कुल हरे रंग में बदल गया होता है। अब एनी वहाँ आ गई है ये पता ना होने पर वो बाहर जाने के लिए निकलता है। तब एनी जॉजी के करीब आकर आवाज करने लगती है। फिर अचानक जॉजी उठकर उसको काटने जाती है। तभी जल्दी से एंड्री जॉजी को अपनी तरफ बुलाता है और उसका ध्यान भटकाता है। जॉजी रेंगते हुए एंड्री के पास चलने लगती है और एनी भी उसके पीछे आ रही होती है। अब एंड्री घबराती हुए आगे चलता रहता है। तब जॉजी गलती से टीवी स्टैंड को हिला देती है, जिससे टीवी सीधे उसके सर पर गिरता है और वो खत्म। और फिर उसके सर से हरे रंग का खून भी बाहर निकलता है। वो फिर से जॉजी को बाथरूम में लेके जाता है और उसकी जेब से मोबाइल निकाल कर देखता है। तब जॉजी का मोबाइल बिल्कुल बुरी कंडीशन में होता है। वो उसको वहीं डालकर बाहर आकर कुछ प्लान बनाता है। वो दरवाजे के पास एक सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़कर देखता है कि बाहर चल क्या रहा है। तब देखता है कि घर के बाहर ज़ॉम्बीज रुके हैं। फिर वो दरवाजे के सामने अपनी बिल्ली को खाना देता है और वो एनी को लेकर दरवाजे को झट से खोलता है और दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी बिल्ली की आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज घर में आ जाते हैं और बिल्ली के पीछे भागने लगते हैं। और उसी टाइम गैप में वो जल्दी से दरवाजा बंद करके लॉक कर देता है और बाहर भागते हुए जाता है।
वो यहाँ वहाँ दौड़कर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर आकर दरवाजा खटखटाता है। तभी सभी और से ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। फिर भागने के लिए कोई और रास्ता न होने पर वो डर कर वहीं खड़ा रहता है। तभी डैन वहाँ पर आता है और उसको खींचकर दरवाजा बंद कर लेता है। फिर एंड्री डैन से पूछता है कि क्या यहाँ दूध की बोतल मिलेगी, और डैन कहता है कि वो मुझको नहीं पता, मगर यहाँ खाने की सभी चीजें मिलती हैं, तुम जाकर बच्चे के लिए जरूरी चीजें ले लो। और एंड्री भी खाने की चीजों को ढूंढने लग जाता है। और फिर उसके जाते ही एनी दूसरी ओर चली जाती है। तब एनी एक शीशे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है और एंड्री फिर उसको लेने आता है। तब दरवाजे के पार से एक ज़ॉम्बी भागकर आकर खड़ी हो जाती है और उसको देखकर एंड्री डर कर देखता रहता है। तभी वहाँ पर डैन आकर उसको कहता है कि ये मेरी बेटी है, वो अफेक्ट हो चुकी है और इसलिए मैंने उसे इस कमरे में बंद कर दिया है। फिर कुछ देर बाद पैट्रिशिया शांत होकर उस कमरे के हॉल से सूरज की रोशनी को देखने लगती है। यहाँ गोल्फ क्लब का ओनर माइकल आर्टिफिशियल खाद की कंपनी को फोन कर कहता है मुझे यहाँ से बचाकर बाहर निकालो। तब वे उसको कहते हैं कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है और उसको ठीक करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ आ रहे हैं। और फोन पर बातें करते समय वो ज़ॉम्बी कुत्ता उसको देखकर लगातार भौंकता ही रहता है। फिर वो उसको जोर से लात मारता है और वो घायल होकर मर जाता है। और तब किचन में मार्शल को दिखाते हैं जो चाकू लगकर मर चुका है। यहाँ डैन एक पुराने चाकू से लकड़ी को टुकड़ों में काटकर उससे आदिवासियों की तरह आग निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं होता। तब एंड्री एक ही सेकंड में उसमें लाइटर से आग लगा देता है। फिर डैन रेडियो में अपने फेवरेट आरजे का शो सुन रहा होता है। उस आरजे से काफी लोग कॉल में बात कर रहे होते हैं। तभी एक कॉलर उससे पूछता है कि ये वायरस कैसे फैलता है, पानी से, हवा से, या फिर कोई टेररिस्ट का काम है। तब उस सवाल का जवाब देने के लिए सिटी का पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर लाइन पर आता है और कहता है कि ये वायरस कैसे फैल रहा है इसकी जानकारी अब तक हमें नहीं मिली है और हम उस आइलैंड में नहीं रहते, इसलिए इसकी असली वजह क्या है ये हम पहचान नहीं पाए हैं और उस वजह को जानने के बाद ही हम वहाँ कुछ कर सकते हैं और वहाँ के लोगों की जान भी बचा सकते हैं। ये कहकर वो लाइन काट देता है। तब डैन को एक आइडिया आता है। वो उस रेडियो ऑफिस को फोन लगाकर अपने फेवरेट आरजे से बात करता है। वो कहता है कि मैं पिकॉक आइलैंड से बात कर रहा हूँ और मेरे साथ अफेक्ट होने वाले 2 और लोग हैं और हमारी तरह कई लोग अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं, हमें यहाँ से बचाने में मदद कीजिए प्लीज। तब आरजे के स्टाइल में कहता है कि अब तक जो भी उस आइलैंड में हुआ है उसको बड़े ही मजेदार तरीके से बताइए तो मजा आएगा। और फिर ये सुनकर डैन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उससे गुस्से में कहता है कि हमने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया है लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला और तब तुम इस तरह से बात कर रहे हो। इस पर आरजे कहता है कि तुम तीनों लोग अफेक्ट हुए हो या नहीं, ये जाने बगैर हम तुमको कैसे बचा कर ला सकते हैं। तब डैन गुस्से में फोन काट देता है और अपने फेवरेट आरजे के असली लक्षण को देखकर वो सोचता है कि ये तो घटिया आदमी है। फिर एंड्री यानी को आइसक्रीम खिलाने लगता है लेकिन वो आइसक्रीम नहीं खाती। तब डैन उसको एक दही का पैकेट खोलकर उसको खिलाने को कहता है और एंड्री भी उसको खिलाने लगता है। और एनी को खाते हुए देखकर डैन कहता है कि पैट्रिशिया भी बचपन में दही को बहुत ही पसंद करती थी। तब एंड्रे उससे कहता है कि इस आइलैंड में लगभग सभी लोग अफेक्ट हो चुके हैं लेकिन सिर्फ मैं और आप ही बचे हुए हैं, फिर ये वायरस किस चीज से फैल रहा है। तब डैन कुछ देर सोचकर कहता है जरूर ये वायरस पानी से फैल रहा है, यहाँ हम दोनों को छोड़कर सभी लोग अफेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ये वायरस हवा से नहीं फैल रहा बल्कि ये पानी से ही फैल रहा है। मैंने कल से पानी नहीं पिया है, तुम भी सोचकर देखो तुमने कल से पानी पिया कि नहीं। और एंड्री भी सोचकर कहता है कि हाँ मैंने भी 2 दिन से पानी नहीं पिया है। तब डैन कहता है कि शायद टेररिस्ट ने इस आइलैंड के वाटर प्लांट में वायरस मिला दिया होगा क्योंकि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए कोई भी आसानी से वहाँ पर जा सकता है। अब ये सुनकर एंड्री हंसने लगता है। फिर डैन उससे हंसने का कारण पूछता है तो एंड्री कहता है हमारे आइलैंड में टेररिस्ट क्यों आएंगे, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। अब अगले दिन सुबह होते ही डैन और एंड्री वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं और सभी ज़ॉम्बीज सूरज की रोशनी को देखते हुए रुके होते हैं। तब एंड्री छुपके से एनी को उठाकर उन ज़ॉम्बीज के बीच से चलकर जाते हुए कार में बैठ जाता है और डैन पैट्रिशिया के सर पर एक मेटल की टोकरी को पहनाकर उसके चेहरे को ढक देता है और उसे बाहर लेके आता है। और तब वो डैन को काटने की कोशिश करती है और उसकी आवाज को सुनकर एक ज़ॉम्बी डैन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी को नीचे गिराकर उसको कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है लेकिन फिर सोचता है और नहीं मारता और वो पैट्रिशिया को ले जाकर कार में बैठाता है और वो चारों लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। तब कार में जाते समय एंड्री डैन से पूछता है कि आपने उस लड़की को क्यों नहीं मारा। तो डैन कहता है कि वो लड़की भी किसी की बेटी होगी, इसलिए उसे मारने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर एंड्री पूछता है कि क्या ये राजा अशोक के जमाने की गाड़ी है, इसमें तो मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई सॉकेट ही नहीं है। तब डैन अपना फोन निकालकर उसको देता है और एंड्री उसको देखकर सोचता है कि कार तो इतनी पुरानी है लेकिन ये फोन तो उससे भी पुराना है। तब दिखाते हैं कि कैमलिया उस रेडियो ऑफिस में कॉल करके आरजे से कहती है कि कल किसने तुमको पिकॉक आइलैंड से कॉल किया था, फिर तुम लोगों ने उनकी मदद करने के लिए वहां पर कुछ क्यों नहीं किया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तब आरजे बेपरवाही से जवाब देता है कि उन 2 लोगों को बचाकर यहाँ ले आएंगे तो पूरी दुनिया उनसे अफेक्ट हो जाएगी और ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते, इसीलिए उस पूरे आइलैंड की बलि देना ही बाकी बचे हुए लोगों के लिए बेहतर होगा। जैसे कई लोग अपने पसंद वाले भगवान को कई चीजों की बलि चढ़ाते हैं, यह सिचुएशन भी ठीक वैसी है, ऐसा वो कहता है। अब ये सुनकर कैमलिया बड़ी परेशान होकर सोचती है कि इनसे बातें करके कुछ फायदा नहीं होगा
अब उस आइलैंड के लोगों की ऐसी हालत करने वाली एम कंपनी वहाँ उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 2 महिलाओं को भेजती है। असल में हुआ यह होता है कि आइलैंड में ठंड का मौसम शुरू होने से हर जगह बर्फ पड़ने लगती है और बर्फ से ढक जाने पर गोल्फ क्लब को नहीं चला सकते। इसलिए माइकल एम कंपनी नाम की एक बायोटेक कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और फिर वे उनकी आर्टिफिशियल खाद को उस गोल्फ ग्राउंड में स्प्रे कर देते हैं जिससे घास पर से बर्फ पिघल जाए और वहाँ हरी भरी घास हमेशा रहे। लेकिन वो खाद उस गोल्फ क्लब के पास वाले वाटर प्लांट के सारे पानी को दूषित कर देता है और वही पानी उस आइलैंड के लोगों को सप्लाई की जाती है और जिन्होंने भी उस पानी को पिया होता है वे सभी ज़ॉम्बी से बदल रहे होते हैं। और अगर ये बात बाहर फैल गई तो उस कंपनी का नुकसान हो सकता है। ये सोचकर उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एम कंपनी से 2 महिलाएं वहां पर जाती है। तब माइकल गोल्फ क्लब और एम कंपनी के बीच साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़कर आग में जलाकर राख कर देता है। फिर उन लेडीज को देखते ही वो कहता है, मैंने हमारे बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़कर फेंक दिया है और तुम्हारी कंपनी और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम लोग अब उस खाद पर एंटीवायरस दवा छिड़क दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो छुपके से एक दवा की बोतल को अपने जेब में छुपा लेता है। फिर वो साथ में लाए हुए बॉक्स को माइकल को देते हैं। वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें सफेद रंग के एंटीवायरस मॉलिक्यूल्स होते हैं और अगर इनको उस गोल्फ में छिड़का जाएगा तो वहां पर सारा वायरस खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह बन जाएगा। लेकिन माइकल को जिंदा छोड़ने से उनकी कंपनी को खतरा हो सकता है। ये सोचकर वो दोनों लेडीज उसको कसकर पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में जबरदस्ती उस आर्टिफिशियल खाद को डाल देते हैं। फिर उसे वो उसी घर में एक जगह पर जाकर बंद कर देते हैं। यहाँ डैन और एंड्री बातें कर रहे होते हैं कि अगर इस वायरस की असली वजह पता चल जाए तभी इसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है और फिर इस बारे में सोचकर वो उस वाटर प्लांट में जाते हैं। फिर वहाँ गाड़ी रोककर डैन एंड्री से कहता है, हमें एनी को अंदर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि अगर उसको अंदर लेके गए तो वो आवाज करेगी और हम फंस सकते हैं और अगर मैं पैट्रिशिया को कार में छोड़ दूंगा तो वो एनी को काट लेगी, इसलिए एनी को यहाँ छोड़कर हम तीनों को अंदर जाना होगा। और एंड्री को भी ये आइडिया पसंद आता है। फिर तीनों कार से उतरकर उस वाटर प्लांट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर कोई शोर किए बिना चलते समय पैट्रिशिया अचानक किसी जगह को देखती है और वो एक तरफ भागती हुई जाती है। अब उसको क्या हुआ है ये सोचते हुए दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं। तब पैट्रिशिया भागकर एक पानी के टैंक में कूदकर उसमें बैठ जाती है और अफेक्ट हुए सभी लोग कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। लगता है वे सूरज की रोशनी और पानी को काफी पसंद करते हैं और इसलिए पैट्रिशिया भागते हुए आकर उस पानी के टैंक में बैठी होती है। उस टैंक में से बहुत ही गंदी बदबू आती है, लेकिन फिर भी डैन उसमें उतरकर पैट्रिशिया को ढूंढने लगता है। तब उस टैंक की दूसरी ओर से एक ज़ॉम्बी उठकर खड़ा होता है और उसको अटैक करने के लिए उसके पास आने लगता है। फिर उसी समय पैट्रिशिया उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन इसके मुंह में मेटल की टोकरी होने से वो काट नहीं पाती और डैन पैट्रिशिया के पीछे छुपकर खुद को बचा लेता है और तब वो ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करता है और फिर डैन भी एक ज़ॉम्बी है ये सोचकर वो वहीं रुक जाता है। तब उससे एंड्री उत्सुक होकर कहता है, देखा आपने, वो ज़ॉम्बी अफेक्टेड लोगों को कुछ नहीं कर रहा है। तब उसकी आवाज को सुनकर अचानक वो ज़ॉम्बी एंड्री की तरफ भागने लगता है और एंड्री वहां से तेजी से भागकर जाता है और कार में बैठ जाता है। उसी समय जब डैन पैट्रिशिया को टैंक से बाहर निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ निकल जाता है और इससे वो बहुत ही उदास होता है। फिर वो उस हाथ को और पैट्रिशिया को अपने साथ लेकर बाहर आता है, लेकिन एंड्री का पीछा करने वाले ज़ॉम्बीज अभी भी कार के पास रुके होते हैं और इसलिए डैन फिर से पैट्रिशिया के पीछे चलकर धीरे से उस कार तक पहुंच जाता है और पैट्रिशिया को बैक सीट पर बैठाकर फ्रंट सीट पर खुद बैठ जाता है और उसके हाथ में पैट्रिशिया के हाथ को देखकर एंड्री बड़ा ही हैरान हो जाता है और डर जाता है। तब डैन कहता है कि यह हाथ अलग होकर एक पेड़ की टहनी की तरह टूट गया था, लेकिन अब भी इसमें जान है और इसलिए मैं इसको साथ लेकर आया हूँ। और एंड्री को तभी एक आइडिया आता है। वो पैट्रिशिया के जैकेट में ढूंढता है और वहां से उसका लेटेस्ट मॉडल फोन निकालता है। फिर जब वो चेक करता है तो उसमें फुल चार्ज होता है, लेकिन उसे पासवर्ड पता नहीं होता तो उसको अनलॉक नहीं कर पाता। फिर एंड्री उस हाथ को देखता है और उसमें कई जगहों पर घास उगी होती है। फिर वो डैन से कहता है कि ये सब गोल्फ क्लब वालों की वजह से हुआ है और ये वायरस उनकी वजह से इस तरह फैल रहा है। अगर हम उनके घर जाते हैं तो हमको इसका सलूशन मिल सकता है। फिर दोनों माइकल के घर पर जाते हैं। यहाँ ये दोनों लेडीज अपने साथ लाए हुए बॉक्स को लेकर गोल्फ ग्राउंड में जाती है। फिर उस बॉक्स में से एंटीवायरस मॉलिक्यूल निकालकर उस घास पर छिड़क देती हैं और वो घास पर गिरते ही उस जगह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। फिर कुछ देर में पानी में से सभी वायरस नष्ट होकर पानी फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। फिर वो दोनों लेडीज वहां से माइकल के घर पर जाती हैं और कुछ समय बाद डैन और एंड्रे भी उस घर पहुंच जाते हैं। अब दरवाजा अंदर के साइड से बंद होने के कारण वो उसको खोल नहीं पाते और एंड्री उस समय भी वहां चल रही बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड करके खेल रहा होता है। फिर डैन उस घर में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है और वो एंड्री से पैट्रिशिया को संभालने के लिए कहता है। तभी सभी दरवाजे बंद रहने की वजह से वो ऊपर चढ़कर टेरेस पर चला जाता है और वहां से घर के अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है। फिर तीनों अंदर जाते हैं। एंड्री को मोबाइल में खेलते हुए देखकर डैन बड़े गुस्से में कहता है कि उस फोन को कहीं फेंक दो और यहाँ काम पर ध्यान दो। अब ये कहकर वो अंदर जाता है। फिर एंड्री वहाँ काफी चेयर्स को इकट्ठा करके एनी को घेरते हुए रख लेता है ताकि वहां से एनी कहीं न जा पाए।
फिर वो एनी को वहाँ छोड़कर डैन की मदद करने जाता है और उसी समय डैन पैट्रिशिया को एक कमरे में बंद करके उसे कहता है कि इसके लिए जल्द ही कोई दवा मिल जाएगी, तुम घबराओ मत। फिर वो दोनों उस घर में कुछ ढूंढने लगते हैं। तब एंडी डैन से पूछता है कि हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं। तब डैन कहता है कि इस बर्फ को पिघलाकर घास उगाने वाले जो चीज है उससे ही हमें ढूंढना होगा। घर में कई जगहों पर अंधेरा होता है। तब एंड्री तुरंत उसके मोबाइल में टॉर्च ऑन कर देता है। फिर वो दोनों एक मरे हुए कुत्ते को देखते हैं। असल में कुत्ता जिंदा होता है लेकिन उसके पूरे शरीर में घास उगकर वो एक पेड़ की तरह हिले बिना पड़े रहता है। अब उसको देखकर डैन परेशान होकर सोचता है कि वो पैट्रिशिया के साथ इस तरह कुछ नहीं होने देगा और उसको जल्द ही बचा लेगा। तभी एनी की आवाजें आती है और डैन एनी से कहता है कि तुम एनी के पास जाओ, उसको देखो। फिर एंडी उस टूटे हुए हाथ को डैन को देता है और वो डैन का हथियार लेकर वहां से चला जाता है। यानी अब ये दोनों पहले की तरह न रहकर अच्छे दोस्त की तरह बन जाते हैं। अब एंड्री भागते हुए एनी को देखने जाता है, तभी वहाँ पर एनी नहीं होती और उसको पता चल जाता है कि एनी को यहाँ से या तो कोई ले गया है या तो वो कहीं चली गई है। फिर वो उसको ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी ओर डैन कुछ खाद के टिन्स को देखता है जिन्हें एक वायर से कनेक्ट करके रखा होता है और डैन फिर उस वायर को देखते हुए जाता है। फिर वो देखता है कि वो वायर एक टाइम बॉम्ब से कनेक्ट की गई है और उसमें काउंटडाउन चल रहा होता है। तब उस खाद में से निकलने वाले धुआं को जब वो सूंघ लेता है तब वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से अफेक्ट होने से पहले वो बड़ी मुश्किल से उस टाइम बॉम्ब के वायर को काटकर उसको बंद कर देता है। अब यहाँ ग्राउंड में खड़ी दोनों लेडीज सोच रही होती है कि ये टाइम बॉम्ब फटा क्यों नहीं, और वो वापस घर में आकर अंदर चली जाती है। तब वहाँ एनी बैठी होती है और वो लेडी आराम से उसके पास जाकर उस खाद को जमीन पर गिराकर उसको खाने को कहती है और एनी भी उस दवा को चॉकलेट समझकर खाने लगती है। अब यहाँ पर एंड्री आ रहा होता है और उसकी आवाज को सुनकर ये दोनों बाहर चली जाती है। फिर जैसे ही वो एनी को उठाकर बाहर जा रहा होता है तो एक लेडी उसके सामने आ जाती है। तो वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, और तब तक उसके पीछे से दूसरी लेडी भी आ जाती है। फिर वो लेडी उसका गला घोटने लगती है और सामने खड़ी लेडी एनी का मुंह बंद कर देती है। फिर वो उस दवा को एंड्री के मुंह में डालने लगती है, लेकिन तब तक एनी एक ज़ॉम्बी में बदलकर उसकी उंगली को काट लेती है और उसी समय डैन भी एक ज़ॉम्बी में बदलकर उनको अटैक करने के लिए दौड़कर आता है। और जब एंड्री उसके पीछे खड़ी लेडी को डैन की तरफ धक्का देता है तब डैन उसको काट लेता है। फिर एंड्री गलती से उस एंटीवायरस मॉलिक्यूल पर पैर रखकर उसको तोड़ देता है और उससे निकलने वाले धुआं को एंड्री और एनी सूंघ लेते हैं और उनके शरीर पर कुछ असर होना शुरू हो जाता है। अब डैन एंड्री को अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग कर आता है। फिर जब एंड्री किचन में भाग कर आता है तो उसके साथ एनी होती है और इससे डैन कंफ्यूज हो जाता है और वो एंड्री को अटैक किए बिना ही वहां से चला जाता है। अब एनी और डैन के अफेक्ट हो जाने से एंड्री बड़े ही परेशान हो जाता है। फिर वो डैन के जेब से उसका फोन निकालकर पैट्रिशिया के मोबाइल पर फोन लगाता है और वो उस मोबाइल को ढूंढ ही लेता है। फिर वो मोबाइल और उस टूटे हुए हाथ को साथ लेकर बाहर आता है। फिर वो खुद ही एनी की वीडियो रिकॉर्ड करके अब तक जो भी हुआ होता है वो सारी बातें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और वो वीडियो काफी जल्दी वायरल हो जाती है। तभी कैमलिया भी उस वीडियो को देख लेती है। उसी समय वो दोनों लेडीज सोचती हैं कि हम कुछ ही देर में ज़ॉम्बी में बदल जाएंगी और अगर हम वापस गए तो हमारा बॉस हमको मार डालेगा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक चलाकर खुद ही मर जाती हैं। तब डैन का फेवरेट आरजे गवर्नमेंट को कॉल कर उन्हें बताता है कि उस आइलैंड में सभी लोग अफेक्ट हो चुके हैं और वहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मारना होगा, वरना वो वायरस सभी जगह फैल जाएगा। और इस तरह की बातें करके वो उनको उकसा रहा होता है। और तब एक बात समझ में आती है कि उस रेडियो के शो को एम कंपनी ही चला रही है। अब उसकी बातें सुनकर गवर्नमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो हेलीकॉप्टर से सोल्जर भेजती है और कहती है कि वहाँ पर जो कोई भी है उसको तुरंत शूट करके मार डालो। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर एंड्री सोचता है कि उसकी वीडियो को देखकर कोई उसकी मदद के लिए वहाँ पर आ रहा है और वो एनी और उस हाथ को साथ लेकर घर से बाहर निकलता है। लेकिन जब वो उन सोल्जर्स को फायरिंग करते हुए देखता है तो वो समझ लेता है कि ये सभी को मार रहे हैं, चाहे लोग अफेक्ट हुए हो या नहीं, और अब उसके पास छिपने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। और फिर उसी समय शरीर में उस एंटीवायरस मॉलिक्यूल का असर होने से एनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो उन सोल्जर्स को शूट करते हुए देखकर रोने लग जाती है। लेकिन एनी की आवाज करने पर एंड्री वहां पर छुपने की कोशिश करता है और अब एनी ठीक होती है तो उसी समय पर यहाँ डैन भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तब सोल्जर्स उसके कमरे में आते हैं और उन्हें देखते ही डैन उनसे कहता है कि हम अफेक्ट नहीं हुए हैं, हमें बचा लो। लेकिन वे लोग उसकी बातों को टालकर उन दोनों को शूट करके उन्हें आग से जलाकर मार डालते हैं। फिर एंड्री को कहाँ जाना है ये समझ में नहीं आता और वो उस आइलैंड की बॉर्डर पर जाकर रुक जाता है। तब वो उस समुद्र में से एक बोट को आते हुए देखता है जिसमें कैमलिया बैठी होती है और उसको देखते ही वो खुश होकर एंड्री से उस टूटे हुए हाथ से सिग्नल देता है और उन्हें बचाने के लिए आने वाले कैमली को देखकर एनी भी स्माइल करने लगती है। इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बोट में जाते समय एंड्री अब इस टूटे हुए हाथ का क्या करना है ये सोचकर उसको पानी में डाल देता है और वो हाथ पानी के नीचे चला जाता है। फिर एक मछली उसको काट कर खा जाती है और कुछ देर बाद वो मछली खतरनाक रूप में ज़ॉम्बी बदल जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, हमेशा मोबाइल देखते रहना और ठीक से पानी नहीं पीना, इस तरह से रहने के कारण ही एंड्री बच गया था। इस बात को इस मूवी में बताया गया है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा रहना सही है या गलत, इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।